शहर की मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर तैनात आरव का घर किसी महल से कम नहीं था। घर में आधुनिकता की हर चमक दमक मौजूद थी। आरव की पत्नी मेघा एक बहुत ही संस्कारी और सुलझे हुए विचारों वाली महिला थी। मेघा के पिता पंडित देवेंद्र जी गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ करवाते थे और अपनी सादगी व सिद्धांतों के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। दिवाली से 2 दिन पहले पंडित देवेंद्र जी ने मेघा को फ़ोन करके बताया कि वे शहर आ रहे हैं। उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, बेटी, गांव के खेत की ताज़ा कुम्हड़े के पेठे वाली मिठाई और तेरी माँ के हाथ की बनी मिट्टी के दियों की माला लेकर आ रहा हूँ। दामाद जी और समधी जी के लिए गांव के शुद्ध ताजे घी के शक्करपारे भी रखे हैं। फ़ोन रखते ही मेघा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे याद आया कि कैसे उसके सास ससुर, जो शहर के बड़े उद्योगपति थे, हमेशा ब्रांडेड चीज़ों और आधुनिक जीवन शैली को प्राथमिकता देते थे। मेघा सोचने लगी कि अगर उसके पिता गांव के साधारण थैलों में घी के शक्करपारे और मिट्टी के दिए लेकर आएं तो कहीं ससुर जी या आरव उनका मजाक न उड़ा दें। उसने मन ही मन योजना बनाई कि जैसे ही पिताजी आएंगे वह उन्हें सीधे गेस्ट हाउस या अपने स्टडी रूम में ले जाएगी। वह उनके लाए सामान को संभाल कर अंदर रख देगी ताकि किसी की नज़र में न आए और पिताजी का मन दुखी न हो। अगली सुबह मेघा तड़के ही उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बरामदे में खड़ी जैसे ही पिताजी का ऑटो आए वह उन्हें बाहर ही रोक ले। तभी मुख्य द्वार पर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। मेघा हैरान रह गई। गाड़ी से उसके ससुर जी और पति आरव उतरे। वे गाड़ी की पिछली सीट पर पंडित देवेंद्र जी को बहुत आदर के साथ बाहर निकाल रहे थे। ससुर जी के हाथ में गांव के शुद्ध घी का डिब्बा था और आरव ने बड़े संभाल कर मिट्टी के दियों वाला थैला पकड़ा हुआ था। मेघा अपनी जगह जम सी गई। उसके ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम सोच रही होगी कि हम तीनों एक साथ कैसे? पंडित जी ने कल शाम को ही आरव को बता दिया था कि वे सुबह की बस से आ रहे हैं। भला हम अपने समधी जी को बस स्टैंड पर ऑटो ढूंढने देते। आज सुबह ही हम दोनों इन्हें लेने पहुंच गए थे। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मेघा, बाबूजी ने रास्ते में बताया कि माँ ने अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाए हैं। सच कहूँ तो बाजार के प्लास्टिक वाले रंग बिरंगे झालरों से तो मेरा मन भर गया था। आज इन दियों से ही हमारा पूरा घर जगमगाएगा। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे। मेघा जब चाय लेकर आई तो उसने देखा कि उसके ससुर जी बड़े चाव से पंडित देवेंद्र जी के साथ गांव की पुरानी यादें और आध्यात्मिक बातें कर रहे थे। ससुर जी ने मेघा से कहा, बहू, जरा वे शक्करपारे तो निकालना। बरसों हो गए गांव के शुद्ध घी की खुशबू चखे हुए। जब मेघा शक्करपारे और मिठाई प्लेट में लेकर आई तो ससुर जी और आरव ने उन्हें ऐसे खाया जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। ससुर जी बोले, पंडित जी, पैसे से दुनिया की हर महंगी चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन जो आत्मीयता और शुद्धता आपके इस सादे उपहार में है वह करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती। मेघा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसकी चिंता और डर भाप बनकर उड़ चुके थे। उसे एहसास हुआ कि इंसान का पद क्या, पैसा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच्चे दिल से दिए गए उपहार और सादगी की चमक हर दिखावे पर भारी पड़ती है।
दिन बीतते गए और पंडित देवेंद्र जी के गांव लौटने का समय करीब आ गया। दिवाली की पूर्व संध्या थी। पूरा शहर रंग बिरंगी कृत्रिम लाइटों से जगमगा रहा था, लेकिन आरव का वह आलीशान बंगला आज एक अलग ही सुंदरता से दमक रहा था। मेघा की सास सुमित्रा जी ने घर के नौकरों को अलग हटाकर पंडित जी की लाई मिट्टी के दियों की माला को मेघा के साथ मिलकर खुद मुख्य द्वार पर सजाया था। सरसों के तेल में डूबी रुई की बत्तियों से जब दिए प्रज्वलित हुए तो उनकी धीमी और शांत लौ में उस विशाल महल जैसी कोठी को एक अद्भुत गर्माहट मिल गई। शाम को पूजा के समय ससुर जी ने पंडित जी से विशेष आग्रह किया, समधी जी, आज हमारे घर का सौभाग्य है कि आप यहाँ उपस्थित हैं। आज की दिवाली पूजन की कमान आप ही संभालिए। पंडित जी ने बड़े ही भावुक होकर पूरे शास्त्रीय विधान से पूजा करवाई। उनकी गूंजती हुई मंत्र ध्वनि से पूरे घर का माहौल पावन हो उठा। पूजा समाप्त होने के बाद आरव ने पंडित जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, यह मेरी तरफ से आपके गांव के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक छोटी सी भेंट है। पंडित देवेंद्र जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, धन से बड़ा मन होता है। जो आदर और स्नेह तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे दिया है, उससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह जब पंडित जी के जाने का समय हुआ तो राघवेंद्र जी ने गाड़ी की चाबी उठाई और कहा, आज हम आपको बस से नहीं जाने देंगे। आरव और मैं खुद आपको गांव छोड़कर आएंगे। आखिर हमें भी तो बहन जी के हाथ की बनी अदरक वाली चाय और गांव की शुद्ध हवा का आनंद लेना है। यह सुनते ही पंडित जी का चेहरा खिल उठा। मेघा, जो कुछ दिन पहले तक अपने पिता के यहाँ आने से घबरा रही थी, आज गर्व से अपना सिर ऊंचा किए खड़ी थी। उसे समझ आ गया था कि रिश्तों की नींव अगर सम्मान और सादगी पर टिकी हो तो पैसों का फासला कभी आड़ नहीं आता। गांव की ओर बढ़ती चमचमाती लग्जरी गाड़ी में एक अजीब सी उत्सुकता और उमंग का माहौल था। शहर की भाग दौड़ और ट्रैफिक को पीछे छोड़ते ही सड़क के दोनों ओर लहलहाते हरे भरे खेत और नीम के पेड़ों की ठंडी छांव दिखाई देने लगी। राघवेंद्र जी बार बार गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर की ताज़ा हवा में गहरी सांसें ले रहे थे। लगभग 3 घंटे का सफ़र तय करके गाड़ी पंडित देवेंद्र जी के गांव पहुंची। एक छोटे से पक्के मकान के बाहर जब इतनी बड़ी गाड़ी आकर रुकी तो आसपास के पड़ोसी कौतूहल से देखने लगे। पंडित जी की पत्नी यानी मेघा की माँ दरवाजे पर ही आरती की थाली सजाए इंतजार कर रही थी। अपने दामाद और समधी जी को अपने द्वार पर खड़ा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। घर के अंदर का माहौल बहुत ही सादा और साफ सुथरा था। मिट्टी से लीपे हुए आंगन में बिछी खटिया पर बैठकर जब राघवेंद्र जी और आरव ने राहत की सांस ली तो शहर के वातानुकूलित कमरों की ठंडक भी इसके आगे फीकी लगने लगी। मेघा की माँ तुरंत पीतल के गिलासों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और घर के बने मठरी सेव लेकर आई।
राघवेंद्र जी ने पहला घूंट लेते ही तारीफ की। बहन जी, सच कहूँ तो ऐसी चाय का स्वाद मुझे शहर के किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। शाम को आरव और उसके पिता पंडित जी के साथ गांव की पगडंडियों पर टहलने निकले। आरव ने जीवन में पहली बार ट्यूबवेल के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोया और सीधे पेड़ से तोड़कर अमरूद खाया। टहलते टहलते सब लोग गांव के उस छोटे से पुराने मंदिर और पास के प्राथमिक विद्यालय के पास पहुँचे। पंडित जी ने भारी मन से बताया, राघवेंद्र जी, यह मंदिर और स्कूल बहुत पुराना है। बारिश में छत से पानी टपकता है। गांव के बच्चों को सही साधन नहीं मिल पाते, इसलिए कई बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। यह सुनकर राघवेंद्र जी और आरव के मन में एक गहरा विचार आया। शहर में करोड़ों की डील करने वाले राघवेंद्र जी ने पंडित जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, समधी जी, आपने हमें सिखाया कि असली धन संस्कारों में होता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धन का सही उपयोग करें। इस दिवाली पर हम इस गांव को एक नया उपहार देंगे। आरव ने तुरंत अपनी कंपनी की CSR टीम को फ़ोन मिलाया और मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ गांव के स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और एक छोटी लाइब्रेरी बनवाने की योजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। 2 दिन गांव में बिताने के बाद जब शहर लौटने का समय आया तो राघवेंद्र जी और आरव के थैलों में गांव का शुद्ध देसी घी, ताज़ा साग सब्जियां और ढेर सारा प्यार भरा हुआ था। गांव के लोगों ने बड़े आदर से उन्हें विदा किया। गाड़ी में बैठते हुए राघवेंद्र जी ने पंडित जी को गले लगाया और कहा, समधी जी, आज मुझे एहसास हुआ कि हम शहर वाले भले ही पैसों से अमीर हों, लेकिन दिल की अमीरी और सुकून आपके इस गांव में ही बसता है। अब से हर त्योहार हम यहीं मनाएंगे। मेघा ने जब यह सुना तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जो डर उसके दिल में पिता के मान सम्मान को लेकर था, वह आज एक अटूट पारिवारिक प्रेम और आदर में बदल चुका था। 6 महीने बीत चुके थे। गांव की छुट्टियां शुरू होते ही आरव की कंपनी के इंजीनियर और कारीगर गांव पहुंच गए थे। पंडित देवेंद्र जी की देख रेख में स्कूल की पुरानी इमारत का कायाकल्प होने लगा था। नया प्लास्टर, आधुनिक ब्लैक बोर्ड, बच्चों के लिए सुंदर बेंच और छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे थे ताकि बिजली जाने पर भी पढ़ाई न रुके। गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार भी पूरा हो चुका था। प्राचीन नक्काशी को बरकरार रखते हुए मंदिर के प्रांगण को पक्का कर दिया गया था और चारों तरफ सुंदर पौधे लगा दिए गए थे। उद्घाटन के दिन पूरा गांव त्योहार की तरह सजा हुआ था। आरव, मेघा, उनके ससुर राघवेंद्र जी और सास सुमित्रा जी सुबह ही गांव पहुंच गए थे। गांव के सरपंच और मुख्य अध्यापिका ने जब राघवेंद्र जी को रिबन काटने के लिए कैंची थमाई तो राघवेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कदम पीछे हटा लिए। उन्होंने पंडित देवेंद्र जी का हाथ पकड़ा और आगे करते हुए कहा, इस नेक काम की प्रेरणा पंडित जी और इस गांव के संस्कार हैं। रिबन काटने का पहला हक इन्हीं का है। जब पंडित जी ने रिबन काटा और बच्चों ने तालियां बजाई तो पूरे मोहल्ले में एक अद्भुत खुशी दौड़ गई। स्कूल के नए डिजिटल रूम में पहली बार जब बच्चों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर अक्षर उभरते देखे तो उनकी आंखों में सपने तैरने लगे।
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांव के नीम के पेड़ के नीचे एक बड़ी सी चौपाल सजी। सरपंच जी ने कहा, राघवेंद्र जी, आपने हमारे गांव की तस्वीर ही बदल दी। इस पर राघवेंद्र जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, सरपंच साहब, बदलाव तो मेरी सोच में आया है। शहर की गाड़ियों के हॉर्न और फाइलों के ढेर में मैं भूल गया था कि असली शांति कहाँ मिलती है। इस गांव ने मुझे मेरे संस्कार वापस लौटाए हैं। मेघा दूर खड़ी अपने पिता और ससुर को हंसते बोलते देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे एक वक्त था जब वह अपने पिता के सादे लिबास और गांव की चीज़ों को लेकर सहमी हुई थी, और आज वही सादगी दो परिवारों को ही नहीं, पूरे गांव को एक धागे में पिरो चुकी थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन गांव की उस नई बनी लाइब्रेरी की खिड़कियों से छन कर आती रोशनी और मंदिर से गूंजती शंख ध्वनि यह गवाही दे रही थी कि जब धन का अहंकार झुकता है और संस्कारों का सम्मान होता है, तब समाज का सही अर्थों में कल्याण होता है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। गांव के इस बदलाव को अब 2 साल हो चुके थे। पंडित देवेंद्र जी द्वारा स्थापित संस्कारों और राघवेंद्र जी के सहयोग से शुरू हुआ वह छोटा सा डिजिटल स्कूल अब आसपास के 10 गांवों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब आई जब एक दिन आरव की कंपनी को व्यापार में एक बहुत बड़ा झटका लगा। शहर में उनके सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर ने ऐन मौके पर धोखाधड़ी की, जिससे कंपनी पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे। राघवेंद्र जी, जो हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, इस अचानक आए संकट से टूट गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वे तनाव के कारण घर के कमरे में बंद रहने लगे। जब यह खबर गांव पहुंची तो पंडित देवेंद्र जी एक पल भी गंवाए बिना तुरंत शहर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ गांव के सरपंच और 3-4 बुजुर्ग भी आए थे। आलीशान बंगले के उसी ड्राइंग रूम में जहां कभी सिर्फ व्यापार की बातें होती थी, आज गांव की सादगी और आत्मीयता बैठी थी। पंडित जी सीधे राघवेंद्र जी के बेडरूम में गए, उनके सिर पर हाथ रखा और बेहद शांत स्वर में बोले, समधी जी, धन तो हाथ का मैल है, आता है और जाता है, पर जो साख और चरित्र आपने कमाया है उसे कोई नहीं छीन सकता। संकट के समय धीरज ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। गांव के सरपंच ने अपनी जेब से एक पुराना कपड़े का थैला निकाला और राघवेंद्र जी के सामने रख दिया। उसमें गांव वालों की ओर से एकत्र की गई छोटी छोटी बचत के पैसे और कुछ जमीन के दस्तावेज थे। सरपंच ने जोड़ा हाथ रखकर कहा, राघवेंद्र जी, जब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में था तब आपने बिना स्वार्थ के हमारा हाथ थामा था। आज अगर आपके व्यापार पर संकट आया है तो यह पूरा गांव आपके साथ खड़ा है। यह हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद है, इसे मना मत कीजिएगा। राघवेंद्र जी की आंखों से पनाह मांगते आंसू बह निकले। शहर के जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ वे दिन रात बैठते थे, संकट आते ही सबने फ़ोन बंद कर लिए थे। लेकिन जिन गांव वालों को उन्होंने कभी सादा और सीधा साधा समझा था, वे आज उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े थे। राघवेंद्र जी ने थैला चूम कर पंडित जी के हाथों में वापस थमा दिया और कहा, पंडित जी, आज मुझे समझ आया
कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बैलेंस क्या होता है। यह पैसा नहीं बल्कि आप लोगों का यह निश्चल प्रेम है। इस प्रेम ने मुझे फिर से लड़ने की ताकत दे दी है। आरव ने भी गांव वालों के इस जज्बे से नई ऊर्जा पाई। उसने और आरव की टीम ने रात दिन एक करके कंपनी की रणनीतियों को बदला, अपनी साख के बल पर नए साझेदार ढूंढे और महज 6 महीनों के भीतर कंपनी को फिर से मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। उस संकट के टलने के बाद राघवेंद्र जी ने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा आरव को सौंप दिया और खुद अपना ज़्यादातर गांव के स्कूल और समाज सेवा में समय बिताने लगे। हर दिवाली पर अब पूरा परिवार शहर के बंगले के बजाय गांव के उसी मिट्टी के लीपे हुए आंगन में इकट्ठा होता। मेघा, जो कभी अपने पिता की सादगी को लेकर झिझकती थी, आज अपने बच्चों को गर्व से बताती कि सच्ची अमीरी तिजोरी में नहीं बल्कि इंसान के संस्कारों और अपनों के संग में होती है। गांव की ठंडी हवा, मिट्टी की सौंधी महक और अपनों का निश्चल प्यार आज उस पूरे परिवार को एक ऐसे अटूट धागे में बांध चुका था जिसे दुनिया की कोई दौलत या विपत्ति कभी तोड़ नहीं सकती थी। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरी आप तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।